इंडियन आर्मी है डिफेंस के लिए। सीमा सुरक्षा जो बल हैं 3, बीएसएफ, आईटीबी, पीएसएसबी, वो हमेशा सीमा पर डिप्लॉयड रहते हैं। उनका काम है सीमा के ऊपर रहने वालों की के दिलो दिमाग में सुरक्षा की भावना पैदा करना और ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को, स्मगलिंग को रोकना, ये इनका काम है। कारगिल के युद्ध में हमारी ही बटालियन थी, मेरा ही एक बैचमेट था, लेट मिस्टर नेगी, जिन्होंने इलाका खाली नहीं किया था। नमस्कार, मैं पूजा ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। कश्मीर की गलियों में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन हो, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई हो, या फिर बर्फ में ढकी हिमालय की चोटियों पर सीमा की निगरानी, देश की सुरक्षा की इन सबसे कठिन जिम्मेदारियों को निभाते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ के जवान। लेकिन सीएपीएफ आज एक कानूनी लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई सीधे सुप्रीम कोर्ट से निकलकर संसद की दहलीज तक पहुंच गया है। क्या है यह पूरा विवाद, इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीएसएफ के पूर्व एडीजी संजीव कृष्णन सूद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर, तो सबसे पहले ना हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है, चैलेंजिंग पोस्ट किसे मानते हैं आप अपने टेन्योर में? जी, मैंने बीएसएफ 1977 में ज्वाइन की थी और मैं लगभग पूरे सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ डिप्लॉयड रहा हूँ। और सबसे चैलेंजिंग जो मुझे मेरा काम लगा वो जब मैं मेरी बटालियन कमांड कर रहा था जम्मू इलाके में, सांबा में मैं मेरी बटालियन कमांड कर रहा था उस समय, और जब मैं मेरी बटालियन लेकर चूड़ाचांदपुर में चूड़ाचांदपुर मणिपुर में है, इंसर्जेंसी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए गया था। वो मुझे लगता है कि मेरे सबसे चैलेंजिंग काम थे पूरी सर्विस के दौरान। सर, तो कभी इसमें ऐसा लगा कि जब कोई ऑपरेशन आपका चल रहा हो कि बहुत खतरा है, सामने मौत दिख रही हो इस तरह से, तो ऐसे सिचुएशन में कैसा अनुभव रहा? मौत का खतरा तो एक दफ़ा बस मुझे महसूस हुआ जब मैं ब्लू स्टार में गया था। उस समय हम लोग गोलियों के नीचे से, गोल्डन टेम्पल से गोलियां चल रही थी, उसके नीचे से गया था और हमारी एक कमांडो टीम थी जिसका काम था, उस समय एक होटल टेम्पल व्यू था वहाँ पर, अब वहाँ पर एक पार्किंग स्पेस है, उसको क्लियर करने का हमारा टास्क सर, ये था। गोल्डन टेम्पल के एरिया में? जी जी, 1984 की बात है। तो वो उस समय मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि डर तो सबको लगता है, परंतु क्योंकि हम कमांडर थे, अगर हमारा डर प्रकट हो जाता है तो हमारे नीचे वाले जवानों का डर और भी बढ़ जाता है, इसलिए हमने उनको लीड किया। वो मुझे एक एक्सपीरियंस है जब कि हम गोली के नीचे से निकले थे। चूड़ाचांदपुर में हालांकि इंसर्जेंसी थी, खतरा रहता था, परंतु क्योंकि मैं वहाँ बटालियन कमांडर था तो मैं अपने ट्रूप्स के लिए, और मेरी भी जब भी मूवमेंट होती थी तो मैं ये इंश्योर करता था कि हमारे जवान, मैं खुद भी अपनी पूरा गियर पहनकर, हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट इत्यादि पहनकर जाएं, जिससे कि अगर हमारे ऊपर फायर होता है, और टैक्टिक्स हम हमेशा चेंज करते रहते थे, तो उस वजह से हमारा वहाँ पर कोई नुकसान तो सर, नहीं हुआ। वो वाला जो ये मणिपुर वाला जो ऑपरेशन की बात कर, किसके खिलाफ थी ऑपरेशन? ये वहाँ के जो लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, मैती ग्रुप्स थे, कुकी ग्रुप्स थे, कई वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो आपस में भी लड़ाई कर रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। यूएनएलएफ और कई कुकी ऑर्गेनाइजेशन, ज़ोमी ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी आप जी सर, नाम अभी भी, सुनते हाँ, होंगे, इनका तो अभी भी चल इनका रहा है। आपस में लड़ाई चल रही है मैतीज और कुकीज के बीच में। तो ये उस समय में एक इंसर्जेंसी थी वहाँ पर,
जिसके खिलाफ हमें वहाँ भेजा गया था। 1999 और 2000 सन की बात है ये। ये सीएपीएफ को लेकर के मैं ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सीएपीएफ क्या होता है? इनमें कितनी फ़ोर्सेज़ आती हैं और इनकी ज़िम्मेदारी क्या होती है? देखिए, सीएपीएफ जो कहा गया है, ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं। अभी के दिन में ये 5 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका टास्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमाओं की सुरक्षा करना। आईटीबीपी यानी इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसका टास्क तिब्बत के साथ में बॉर्डर को गार्ड करना। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जिसका टास्क है भूटान और नेपाल के साथ की सीमाओं की सुरक्षा करना। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो भारत की एक डेजिग्नेटेड इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, उसका काम इंटरनल सिक्योरिटी का है। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका काम है कि सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं और सरकारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है, एयरपोर्ट्स है, उनकी सुरक्षा करना। और अब कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के भी इनका चार्टर बढ़ा दिया गया, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज की भी सिक्योरिटी ये करती है। इन सब का इस तरह से काम का बँटवारा हो रखा जी, है कि जी। किसको कौन-सा काम करना है। जी। तो सर ये बताइए कि जो आर्मी है या फिर जो राज्य की पुलिस होती है और आप सीएपीएफ को देख लीजिए, तो ये इन दोनों से कैसे अलग हुई? इनकी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से अलग हुई? इसको लेकर भी लोगों में कन्फ्यूज़न रहता जी, है। जी। तो इंडियन आर्मी है डिफेंस के लिए। भारत के देश के ऊपर कोई खतरा होता है बाहरी मुल्कों से। बाहरी मुल्कों से, तो इंडियन आर्मी उसके लिए काम करती है। जी। और वो तभी एक्शन में आती है जब कोई लड़ाई होने का अंदेशा है। सीमा सुरक्षा जो बल हैं 3, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, वो हमेशा सीमा पर डिप्लॉयड रहते हैं। उनका काम है सीमा के ऊपर रहने वालों की के दिलो दिमाग में सुरक्षा की भावना पैदा करना और ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स को, स्मगलिंग को रोकना, ये इनका काम है। और सीआरपीएफ और सीएसएफ का काम मैंने आपको बताया है। पुलिस से इस तरह फर्क है कि पुलिस का काम है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेट्स के अंदर में क्राइम को रोकना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, उनको इन्वेस्टिगेट करना। तो इस प्रकार हमारे रोल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे को और अन्य बलों को, सीएपीएफ को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है अपने काम के लिए। पाकिस्तान के साथ कैसी सिचुएशन पैदा होती है, बांग्लादेश के साथ कैसी सिचुएशन पैदा होती है, उसके बारे में बीएसएफ को ट्रेनिंग दी जाती है। आईटीबीपी को इसी प्रकार तिब्बत बॉर्डर के ऊपर क्या है। तो ये हमारी एक बिल्कुल अलग ट्रेनिंग है, तो सर जिसमें इनका ट्रेनिंग आर्मी से अलग होता है, जो जी, आर्मी के जवान जी। होते हैं? तो हमारी ट्रेनिंग में पहली चीज तो फिजिकल फिटनेस तो हर एक में कॉमन है, जी। पुलिस में भी, आर्मी में भी, और हमारे यहाँ भी। हमारे यहाँ और आर्मी में जो हमें हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो पुलिस से बहुत बढ़ चढ़कर है। हमें कई प्रकार के हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पुलिस में शायद राइफल्स ही हैं जिनका इस्तेमाल होता है। और तीसरा फिर जो बॉर्डर के लॉज हैं, हमें उनके बारे में बताया जाता है। और लिमिटेड एक्सपोजर हमें सीआरपीसी या कस्टम्स एक्ट और इन सारे एक्ट्स का लिमिटेड एक्सपोजर दिया जाता है, जिनसे हमारा ताल्लुक पड़ता है। मान लीजिए हमने कोई स्मगलर पकड़ा, तो उसके पास का सामान का डिस्पोजल कैसे करना है, उसके लिए कस्टम्स के इसके कुछ ट्रेनिंग law हैं, पीरियड में दी जाती हमें होगी? ट्रेनिंग दी जाती है। वेरएज पुलिस की ट्रेनिंग बिल्कुल फर्क है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, रॉयट कंट्रोल कैसे करना है, क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, ये उनकी ट्रेनिंग है। हमें इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है और उनको हमारे रोल के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, पुलिस को और इवन आर्मी को। हमारा काम आर्मी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का खास तौर पे, जब अब बीएसएफ बनी थी या आईटीबीपी बनी थी, तो इसी मकसद से बनाई गई थी कि
हम लड़ाई के समय में सेना की मदद कर सकें, क्योंकि उससे पहले पुलिस डिप्लॉयड। तो अगर ऐसे सिचुएशन आए कि लड़ाई हो रही हो, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ ही हमारा हुआ था, तो जो सीएपीएफ के जवान हैं वो फुल्ली प्रिपेयर रहते होंगे? फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते, पार्टिसिपेट करते। 71 की वॉर में हमारे 11 वीर चक्र हैं, एक महावीर चक्र है। 71 में तो हम सिर्फ 6 साल की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो हम लड़ाई में भाग लेते हैं। जो बनाने का कॉन्सेप्ट ही ये था, क्योंकि जो उससे पहले 1965 से पहले स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड थे बॉर्डर गार्डिंग के लिए जी। उनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं थी इस बारे में। जो 1965 से पहले स्टेट आर्म पुलिस, राजस्थान के बॉर्डर पे राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी, गुजरात के बॉर्डर पे गुजरात की इसी प्रकार, और उनका काउंटर पार्ट जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस थे उनका दूसरे कंट्री के उनके साथ व्यवहार फर्क था। जब 65 में पहले कच्छ की लड़ाई हुई और उसके बाद अगस्त में फुल फ्लेज लड़ाई हुई, तो ऐसा पाया गया कि ये पुलिस फोर्सेस के बस की बात नहीं है कि इस चीज़ को जो शुरू का झटका है लड़ाई का वो संभाल सकें। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि एक ऐसा बल खड़ा किया जाए जो अगर कोई एक्शन होना आता है, छोटी मोटी लड़ाई अगर है, उसको संभाल सके, और फुल फ्लेज वॉर के समय में आर्मी की पूर्ण तरीके से सहायता कर सके। इसीलिए बीएसएफ को रेस किया गया। यही कॉन्सेप्ट आईटीबीपी का है, एसएसबी का है। तो सर ये जो कारगिल का जो वॉर हुआ था, तो उसमें भी जी, उसमें भी हमारे कारगिल के युद्ध में हमारी ही बटालियन थी। मेरा ही एक बैचमेट था, लेट मिस्टर नेगी, जिन्होंने इलाका खाली नहीं किया था, और इस वजह से वो उनकी पूरी टीम रही होगी साथ में? उनकी पूरी बटालियन वहां पर थी, और फिर उस बटालियन की जगह को इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी ने कई काउंटर अटैक लॉन्च किए जिससे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा सके। आर्मी के सारी यूनिट्स विड्रॉ हो गई थी सर्दियों के दौरान में। उनका नॉर्मल तरीका है, विंटर में विड्रॉ कर लेते थे उस समय, अब तो शायद नहीं। तो पर हमारी यूनिट विड्रॉल नहीं थी। हमारी यूनिट उन्हीं पोस्टों पे हाई एल्टीट्यूड बर्फ में तैनात थी, और उसमें भी हमारे कई लोगों का शहादत हुई। एक डिप्टी कमांडेंट थे मिस्टर यादव, उनको वो वहाँ पे उनकी डेथ हुई। कारगिल के युद्ध में हमारा एक और भी काम था कि हमारे इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया था। वो अफसर नहीं रहे जिन्होंने काफ़ी इंटेलिजेंस इसके बारे में गैदर करके पीछे भेजी थी कि ये जो वहाँ पे जमावड़ा हो रहा था पाकिस्तानियों का, उसके बारे में। तो सर जैसे अगर हमारे यहाँ आप देखिए, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी के जवान हैं, तो क्या जो चीन है, पाकिस्तान है, उनके यहाँ भी कुछ इस तरह से बना होगा जो ऐसे कर रहे हैं? पाकिस्तान के यहाँ पाक रेंजर्स हैं, बांग्लादेश के यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं, चाइना के अंदर उनकी जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसी के एक हिस्सा बॉर्डर गार्डिंग करता है। सर तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा कि आप जैसे उन लोगों से हमारी जो सीएपीएफ है वो कितनी अलग है? तकरीबन सेम रोल है। सेम रोल है। उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि उनके यहाँ पर सिर्फ जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के लेवल तक जी होते हैं, और ऊपर उनके यहाँ उनकी आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, जो कंपनी कमांडर से लेकर ऊपर तक उनके आर्मी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, और चाइना में तो मैंने कहा जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी खुद ही करती है। सर तो ये तो आपने सीएपीएफ के बारे में बता दिया। अब इस मौजूदा विवाद पे आते हैं। ये कैडर अफसर और आईपीएस को लेकर के जो खींचातानी चल रही है, ये इसके बारे में बताइए कि क्या है ये? जी, तो मैं पहले चीज़ ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई सीएपीएफ और आईपीएस की लड़ाई नहीं है। ये एक लड़ाई है सीएपीएफ ऑफिसर्स की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने की, उनके
क्या बोलते हैं आप, अस्तित्व की लड़ाई है। और इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट एक तो लीगल एस्पेक्ट है, जी। दूसरा एस्पेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी का। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशंस जब रेज हुई थी तो उस समय नीचे के लेवल पर इंडियन आर्मी से या पुलिस से कई अधिकारी आए, और ऊपर के लेवल पे भी इंडियन आर्मी और पुलिस के अधिकारी थे। धीरे धीरे जैसे ग्रो होते गए तो नीचे के लेवल पे तो सभी इनके जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई इन ऑर्गेनाइजेशन में उनके अधिकारी हो गए, परंतु ऊपर के लेवल पे आर्मी के अधिकारी चले गए और पुलिस का कंट्रोल रह गया। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया थी वो नीचे तो हुई, हाँ, लेकिन ऊपर में उन लोगों का दबदबा बना रहा। क्योंकि प्रमोशन के लिए जो रूल्स बने उसमें ये अधिकारी जो नीचे के लेवल से आते थे वो ऊपर तक नहीं पहुंच सकते थे। धीरे धीरे कुछ हुआ, ऊपर तक पहुंचना शुरू हुआ है। जैसे मैं पहुंचा एडिशनल डीजी तक, पर बहुत लिमिटेड। अगर 100 अधिकारी होते हैं या आपको कितना टाइम लग गया? मेरे को पूरे 38 साल लग गए थे इस पे वहां तक पहुंचने के लिए। जी। वेरएज के पुलिस का अधिकारी तो अभी अभी 91-92 के या 93 के ऑफिसर्स भी डीजी बन चुके हैं। तो वो तो 30-35 तो साल पुलिस और आर्मी में ये जल्दी हो जाता है, लेकिन आर्मी में जल्दी नहीं होता। आर्मी में नहीं आर्मी होता। में वेस्टेज हो जाती है। आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी का बिल्कुल फर्क है उसको। अगर क्योंकि ये मौजूदा जो डिस्प्यूट है ये जी। पुलिस की डोमिनेशन को लेकर है, तो इसलिए हम इसी पे फोकस करेंगे। तो ऊपर के लेवल पर ज्यादातर अब धीरे धीरे कुछ परसेंटेज उन्होंने डीआईजी और आईजी के लेवल पे कैडर ऑफिसर्स को दिया है, परंतु पॉलिसी मेकिंग लेवल पर हमारा कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचता। पॉलिसी मेकिंग लेवल इज एडिशनल डीजी। मैं जैसे पहुंचा तो मैं बड़े थोड़े दिनों के लिए था। हमारी 4000 के कैडर की फोर्स है, उसमें से आज तक शायद 15 अफसर बने होंगे एडिशनल डीजी। इतने टाइम से? जी, जब से इसकी स्थापना हुई। हाँ। वेरएज ऊपर के लेवल पे वो तो एक इसका महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो नेशनल सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था, मैं तो भर्ती ही इसलिए हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैंने सारी जिंदगी जवानों के साथ सीमा पर बिताई है। सीमा पर क्या डिफिकल्टीज हैं, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मोरल की, मोटिवेशन की, मुझे उनके बारे में पूरा ज्ञान है। तो मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो मैं नीतिगत जो पॉलिसीज जो बनेंगी वो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाऊंगा। आप अपने लोगों को देख करके डिसीजन लोगे। परंतु ये अधिकारी जो बाहर से आते हैं जी। और थोड़ी देर के लिए आते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, अब डीजी ज्यादातर हमारे मैंने देखा है साल डेढ़ में या 6 महीने में आते हैं और रिटायर हो जाते हैं। तो उनका पॉलिसी मेकिंग पे, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स में उनका फोकस नहीं होता। मैंने ये नोट किया है कि ज्यादातर अधिकारी उस लेवल पर आते हैं, उनका ये काम होता है मेरा समय निकल जाए, मेरे समय में कोई डिफिकल्टीज ना हो और अच्छा रिटायरमेंट में। हाँ, तो उनका हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो चैलेंजेस हैं उनको सुधारने में कोई इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग काफी कॉन्शियस भी होते हैं, तो बट ज्यादातर अपना समय निकालने का उनका उद्देश्य रहता है। तो अब आप देखिए ना, हमारा एक कमांडेंट अभी जो मेरे ख्याल में 2009, 10, 11 के अधिकारी सीधी भर्ती के हैं, वो अभी तक पहली रैंक पे ही हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हुई है। 16-17 साल हो गए हैं। वेरएज इनका 12 साल में डीआईजी बन जाएगा और वो आकर हमारे यहाँ पर सुपरवाइजरी ऑफिसर लग जाएगा, जबकि हमारे जो हैं
95-96 के ऑफिसर जो बटालियन कमांड कर रहे हैं, जी 30 साल की नौकरी होगी, उनके ऊपर ये 12 साल का या 13 साल या 14 साल की सर्विस वाला, जिसको सीमा की सुरक्षा का, सीमा प्रबंधन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, वो आकर उनको, तो सर जैसे इन लोगों का प्रमोशन होता होगा तो उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती होगी या फिर ये डायरेक्ट आकर के ये इन्वॉल्व हो डायरेक्ट जाते हैं? आते हैं। मैंने बताया ना, इनकी ये पुलिस की ट्रेनिंग होती है अलग से, हम्म, ये आते हैं एक पर फंक्शनरी, हाँ तो मैं वही कह रही पर थी कि आपने हमें फंक्शनरी, स्टार्टिंग में बता दिया था कि दोनों हाँ की ट्रेनिंग बहुत बहुत फर्क है। फर्क है। तो ये आते हैं तो 2-3 हफ्ते की पर फंक्शनरी ट्रेनिंग, एफिडेविट है सरकार ने जो हाई कोर्ट में दिया कि ये इनकी ट्रेनिंग इस वजह से नहीं चल सकी क्योंकि गोल्फ टूर्नामेंट में इन्होंने जाना था। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद इनका ओरिएंटेशन भी उतना नहीं होता। तो और मान लीजिए वो अधिकारी आया, केरला कैडर से आया, केरला कैडर में उसने 14 साल नौकरी की हुई है, वो पंजाब में लग गया क्योंकि वो पंजाब स्टेट का रहने वाला है, तो उसको होम पोस्टिंग उसको लेनी थी, जी पंजाब में लग गया, पर पंजाब की सीमा पर क्या प्रॉब्लम्स है उसको नहीं मालूम है। वो 2-3 साल रहेगा, चला जाएगा, उसके बाद अगला आ जाएगा वेस्ट बंगाल कैडर से, उसको फिर, तो हर 1.5-2-3 साल के बाद में जो है, जो पॉलिसी एक डिसइल्यूजनमेंट होता है नीचे के लेवल, इसलिए ऊपर के लेवल पे हमारे अधिकारी अगर जाएंगे तो एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। वेयर इनके आने से कंटिन्यूटी नहीं रहती और इनके आने से फोर्स की जो ओरिएंटेशन है, जो बार बार चेंज होती है, उसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत क्रिएट। अभी जो हमारे डीजी लगे हैं, मैं सोचता हूँ कुछ एक आधे एग्जाम्पल देने आवश्यक हैं। जी सर बिल्कुल। तो वो कहते हैं शायद 18-20 साल आईबी में रहे हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म शुरू में एसपी रहे होंगे तब पहनी होगी, उसके बाद अब आके उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है, उनको मालूम नहीं है बीएसएफ के बारे में क्या है, तो उन्होंने हुक्म दे दिए हैं कि इलेक्शन में जो हमारी यूनिटें जाएंगी वो डंडा लेके जाएंगी, हुक्म दे दिया। अच्छा, मैंने सुना है, मतलब कंफर्म मेरे पास कुछ नहीं है, पर ऐसा सोशल मीडिया में भी है, चल रहा है, और जिनसे कुछ अधिकारियों से मेरे इनफॉर्मल तरीके से बात हुई। तो हम तो एक आर्म्ड फोर्स हैं, हमें डंडे की कभी ट्रेनिंग नहीं है, हमने डंडा कभी देखा नहीं है, ना हमने उसको हैंडल किया है, तो अचानक आप डंडा कह देंगे। अगर बंगाल में या किसी और जगह पर हमारी फोर्स के ऊपर मिलिटेंट्स या इंसर्जेंट्स या क्रिमिनल्स, इलेक्शन में बहुत वायलेंस होती है, वो हमला करते हैं, तो हमारे जवान क्या डंडे से करेंगे? उनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। तो इनको हमारी ऑपरेशनल फिलॉसफी और हमारे इथॉस का, वर्किंग इथॉस जो है, उनके बारे में जानकारी ना होने की वजह से हमारी फोर्स एक अपने मोमेंटम से चल रही है, तो चल रही है, जो डायरेक्शन ऊपर से मिलनी चाहिए जी वो डायरेक्शन नहीं है। जो कि आप कह सकते हैं इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में एक, क्योंकि उनके लोग ग्रो कर रहे हैं साथ हाँ साथ, जो सेकंड लेफ्टिनेंट है थ्योरेटिकली वो चीफ बन सकता है, बने या ना बने, क्योंकि इतने सारे अफसर आते हैं तो वो एक डायरेक्शन अपने जो ग्राउंड लेवल के एक्सपीरियंस को। सो पहला एस्पेक्ट ये हो गया नेशनल सिक्योरिटी का। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इनको जो 1984 से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, एमएचए का मेमोरेंडम है, उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक कॉन्सेप्ट है सरकार में, OGAS, ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस। सर ये होता क्या है ये? हाँ, तो हमारी सर्विसेज को एमएचए ने OGAS माना हुआ है 1984 से, और इसको कोर्ट ने भी कहा है कि हाँ ये हैं
तो उसमें 2-3 चीजें होती जो मैं मुख्य चीजें बताऊंगा। जी। उसमें एक तो ये है कि एंट्री लेवल पर 50% रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट से होनी चाहिए, जो कि होती है यूपीएससी के थ्रू होती है। दूसरा ये है कि एंट्री लेवल से लेके एसएजी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी का या हमारे इक्विवेलेंट कहें तो आईजी का लेवल है, वहां तक सारी पदों में कैडर के अधिकारियों को प्रमोट होना चाहिए। परंतु ये क्योंकि इन्होंने अपने लिए डेपुटेशन पोस्ट रिजर्व कर ली है। सर ये क्या होता है डेप्यूटेशन पोस्ट? डेपुटेशन जैसे डीआईजी के लिए मान लीजिए 100 पोस्टें हैं जी। तो इसमें से 80 हमारे कैडर से भरी जाती हैं, जी। 20 ये लोग डेपुटेशन पे आते हैं, ये 20% इनके लिए आईपीएस वाले? जी, आईपीएस वालों के लिए रिजर्व है, हम उन पे प्रमोशन नहीं हो सकते। अच्छा। हालांकि डीआईजी लेवल पे ये लोग आना नहीं चाहते हैं। आप देख लेंगे, अगर डाटा देखा जाए तो सीएसएफ के अलावा आईटीबीपी में, बीएसएफ में, एसएसबी में भी शायद, क्योंकि एसएसबी नेपाल के साथ अच्छे इलाकों में है, क्योंकि डीआईजी लेवल पर भी इनको रिमोट एरिया में जाना पड़ता है, उस पर भी नहीं आना चाहते। तो डीआईजी लेवल पे भी बीएसएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आईटीबीपी, सीआरपी में काफ़ी वैकेंसीज मिलेंगी। सीएसएफ और एसएसबी में भी एन एक्सेप्शन। फिर आईजी के लेवल पे कैडर के लिए सिर्फ 50% है, बाकी 50% इनके लिए है, आईपीएस ऑफिसर्स के लिए। आईजी लेवल पे 50-50 हो जाता है? 50-50 है। और एडिशनल डीजी के लेवल पे सिर्फ 25% हमारे लिए, कैडर के लिए, 75% उनके लिए है, और उसके ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। स्पेशल डीजी और डीजी हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो एक ये तो सर ये ऐसा है क्यों? यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो एक पुलिस बल के अधिकारी हैं, उनको जब ऐसा लगता है कि वो अपने होम कैडर में सर्विस करना चाहें तो इन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, या जब उनको लगे कि स्टेट्स में उनके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से उनकी बन नहीं रही है, या कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल रही है, तो जब जैसे आईजी के लेवल पे बहुत ज़्यादा पर्क्स वगैरह नहीं है, एसपी लेवल पे पर्क्स होते हैं, एसपी लेवल पे कोई नहीं आएगा, डीआईजी लेवल पे भी फिर भी थोड़े बहुत होंगे। तो वो लोग स्टेट्स में जो उनको डिफिकल्टीज हो रही हैं उससे बचने के लिए, अपने होम पोस्टिंग के लिए इत्यादि के लिए वो डेपुटेशन पे आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये रिजर्व कर। एंड प्लीज नोट कि जब जैसे बीएसएफ बनी थी तो मिस्टर एलपी सिंह थे सेक्रेटरी होम, आई थिंक, उनकी कमेटी ने कहा था, और बाद में हमारे 2 डीजीज थे, हमारे रुस्तम जी और सीआरपी के भी एक डीजी थे, जिन्होंने कहा था कि ये अरेंजमेंट जो ऊपर के लेवल पे हम पुलिस ऑफिसर्स को ला रहे हैं, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। धीरे धीरे कैडर ऑफिसर्स ही इन फोर्सेस को कमांड करेंगे। लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। उसके बाद फिर आई थिंक मिस्टर चिदम्बरम की स्टैंडिंग कमेटी होम की है, और मिस्टर मुरली मनोहर जोशी की कमेटी भी है। उन दोनों कमेटीज में भी ये रिकमेंडेशन है कि इन फोर्सेस के अधिकारी ऊपर जाने चाहिए, और इन फोर्सेस की कमांड भी इन कैडर ऑफिसर्स को दी जानी चाहिए, पर ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं मतलब ये तो दूसरी होगी, मतलब कि सरकार जो है अपनी खुद की रिकमेंडेशंस के ऊपर नहीं फॉलो कर रही, जो अपनी खुद की कमेटीज जो बिठाई हुई। तो ओगैस के जो मैं कह रहा था 50% और ऊपर तक सारी प्रमोशन के द्वारा जी। और उसके बाद एक 2009 में जो 2005-6 का पे कमीशन था, उसके बाद
सरकार ने देखा कि कई सर्विसेज, कोई 60-65 सर्विसेज हैं केंद्रीय सरकार की, उसमें कई सर्विसेज में बहुत एक्यूट स्टैग्नेशन है। तो उन्होंने एक स्कीम लाई, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जिसका नाम है NFFU, उसको शॉर्ट में कहते हैं। तो वो इनको प्रदान की जाए। उसका ये आईपीएस को, हर एक को, अच्छा IPS IAS और फॉरेस्ट सर्विस, तो ओके उनको तो टाइम स्केल प्रमोशन मिल रहे थे, जी उनके यहाँ स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी की जो 60-62 फोर्सेस थी उनमें प्रॉब्लम थी। तो ये इन्होंने बाकी सभी सर्विसेज को दे दी, हमारी 5 सर्विसेज और RPF, इसको ये नहीं दिया इन्होंने, फिर भी सुविधा नहीं दी। हमारे अंदर ही जो मेडिकल काडर है, डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, उनको ये सुविधा दे दी है, परंतु हम जो उनको कमांड करते हैं, हमें नहीं दी है ये सुविधा। तो बड़ी बड़ी डिकोटमी है सरकार की पॉलिसीज में। तो NFFU हमें मिलना चाहिए, ये बाकी को दे दिया, हमें नहीं दिया। जब हमें नहीं दिया तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस की। रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर क्योंकि ऊपर के लेवल पर तो यही IPS ऑफिसर्स ही थे, उन्होंने उनके ऊपर कोई वो नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया या रिकमेंड नहीं किया, और MHA से वो रिजेक्ट होके आ जाते थे। जब ये होता गया तो कैडर ऑफिसर्स कोर्ट में गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में कैडर ऑफिसर्स के फेवर में ये ऑर्डर किया कि इनको ओगैस और NFFU का स्टेटस दिया जाए, परंतु उसको इन्होंने गोल मटोल कर दिया। उसमें जो प्रमोशन होनी चाहिए IG लेवल तक, वो नहीं दी, हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी। और 2000 और जो NFFU है, क्योंकि वो हर एक को नहीं दिया, तो NFFU भी कुछ लोगों को ही मिला जो IG बन गए थे उनके ऊपर, उसके नीचे वालों को किसी को नहीं मिला। जो IG एक्चुअली बन गए थे उनको ही थोड़ा बहुत 1-2 साल का मिला। जैसे मुझे 2006 से मिलना चाहिए, पर मुझे इन्होंने 2011 से दिया है, तो लिमिटेड। मुझे एडिशनल सेक्रेटरी का स्केल मुझे 2009 से मिलना चाहिए, पर मुझे इन्होंने 2014 में दिया है। इतना गैप है, which means a financial loss of almost 8-9 lakhs, और अगर 2006 से अभी तक इंटरेस्ट लगा लें तो शायद वो 16-18 लाख हो जाएगा। तो एनीवे दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। सो पर ये सभी अफसरों को नहीं मिल सका। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रमोशन नहीं है तो उनको ये कम से कम नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा, जिससे तनख्वाहें तो मिलने लगेंगी। और उसमें यह था कि IAS ऑफिसर के 2 साल बाद, यानी मैं 77 बैच का हूं, तो 79 बैच के IAS ऑफिसर अगर जॉइंट सेक्रेटरी बनता है पर्टिकुलर ईयर में, तो उस साल में मुझे जॉइंट सेक्रेटरी की तनख्वाह मिल जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एडिशनल सेक्रेटरी किसी पर्टिकुलर ईयर में मिलता है तो मुझे उस साल में एडिशनल सेक्रेटरी की, हमें 2 साल नीचे, हमें मतलब सभी सर्विसेज को IAS वगैरह से 2 साल पीछे रखा, विच इज ओके, पर हमें ये भी प्रदान नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद में फिर हमें दोबारा 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर वो हियरिंग होती रही, और 2025 पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर्स दिए कि IG के लेवल तक सारी पोस्टें धीरे धीरे 2 साल के अंदर में पुलिस के लिए खत्म कर दी जाए, और इनको जो ओगैस के सभी फायदे हैं वो दिए जाएं। इसको जुलाई में
कैबिनेट ने अप्रूवल भी दिया और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मिस्टर जावेदकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि हमारे कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि ओ गैस के सारे बेनिफिट्स इन फोर्सेस को दिए जाएंगे, परंतु फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उसके बरखिलाफ ये जो कहते हैं रिव्यू पिटीशन डाली गवर्नमेंट ने। तो सर एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट की बात को मान रहे हैं और फिर दूसरी तरफ रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना कि कॉन्ट्रडिक्शन है। और रिव्यू पिटीशन भी फेल हो गई, उसमें उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि आपकी रिव्यू में कोई मेरिट नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जो अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने ही उसको इसके ऊपर ये आदेश दिया है, फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम लोगों को कॉन्टेम्प्ट में जाना पड़ा। जब कॉन्टेम्प्ट में गए हैं तो अभी सरकार ने एफिडेविट दिया है कि हम एक इनकी लीगल लैंग्वेज है स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन लाएंगे। ये क्या होता है सर? अब ये लीगल इंटरवेंशन है, मतलब कि जैसे शाहबानो केस हुआ था जी, शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको उलटने के लिए सरकार एक कानून ले आई थी। तो उसी तरह से यही इसका एस्पेक्ट यही है कि स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन का, कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उलट देने का ही एम है। और उसके लिए जो देखा है मैंने न्यूज़ में और सोशल मीडिया में कि इस सेशन में अभी जो चल रहा है मौजूदा सत्र, इसमें ये एक बिल लाने वाले हैं जिसका कुछ नाम CAPF, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स कुछ इस तरह का नाम है। तो वो बेसिकली एम करता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नलीफाई करने के लिए, जिससे कि IPS ऑफिसर्स फोर्स में आते रहे। तो पहले मैंने आपको नेशनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट बताया और ये लीगल एस्पेक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से भी कैडर ऑफिसर्स का मेरिट जी IPS ऑफिसर्स के मुकाबले इन फोर्सेस को कमांड, IPS ऑफिसर्स बहुत मेरिटोरियस होते हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं, पर वो पुलिसिंग में मेरिटोरियस होते हैं। हम अपने क्षेत्र में मेरिटोरियस हैं तो हमें उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, परंतु जहां हमारी काबिलियत है वहां हमारा होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको लीगल एस्पेक्ट बता दिया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोबारा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद ये हमारे कैडर्स को न्याय देने के लिए राजी नहीं है। तो सर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? गवर्नमेंट की क्या मंशा होगी? अब मैं इस पे स्पेकुलेट करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना गैस कर सकता हूं कि IPS ऑफिसर्स की अप्रोच, पहुंच रहती है। हम अपने डोमेन में काम करते हैं, हमारी क्योंकि किसी जगह पर डेपुटेशन नहीं हो पाती, वो डेपुटेशन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उन सबों के साथ काम करते हैं। स्टेट में भी मान लीजिए एक बडिंग पॉलिटिशियन ग्रो कर रहा है तो IPS ऑफिसर उसी शायद स्टेट में ASP लगा हुआ है तो साथ साथ वो अपने कैरियर में ग्रो कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अप्रोच ज़्यादा है और IPS ऑफिसर्स नहीं चाहते हैं, IPS ऑफिसर्स चाहते हैं कि ये 100-150 पोस्टें उनके लिए अवेलेबल रहे हैं सेंटर में, जिससे कि जब जरूरत पड़े वो आ सकें। मैं यही हैजर्ड कर सकता हूं, पर इसके जो मैंने बताया बहुत नुकसान है। एक, लीगली आप हमारे राइट्स को डिप्राइव कर रहे हैं, दूसरा आप नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि आप देखिए CAPF के जो भी काम है, लेकिन उसके बावजूद मतलब गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, एक ऐसे बाहर के अधिकारी को ला करके उनके ऊपर रख दिया जाता है। तो क्या इससे CAPF के जो जवान होते होंगे उनका मनोबल भी प्रभावित होता होगा? बिल्कुल, आप जवानों से बात करिए तो अभी देखिए ना, जो नेशनल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है,
ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी असफल हैं। आप एक डीजी साहब आए, आई थिंक 95-96 या कभी ऐसी बात रही होगी, उन्होंने या पे कमीशन में रिकमेंडेशन सभी ने दे दी कि बीएसएफ में जो या सीपीओज में जो रैंक्स होती थी, लांस नायक, नायक, हेड कांस्टेबल, ये रैंक्स को खत्म कर दिया जाए। अब सिपाही को सीधा हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। अब उससे क्या हो रहा है कि हेड कांस्टेबल 22, 23, 24 साल में बन रहा है। जो सिपाही, ऑफिसर्स का ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिसर्स असिस्टेंट कमांडेंट 15-16 साल में बन रहा है, पर एक सिपाही भी हवलदार 22-23 साल में बन रहा है। ठीक है, किसी ने फैसला ले लिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 सालों में 600-700 ऑफिसर्स इंडक्ट कर दिए ग्राउंड लेवल पे। अब इतने ऑफिसर्स अगर आपने ले लिए हैं तो उनका आगे का प्रमोशनल, उनका कैरियर प्रोग्रेशन, उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा? पॉइंट ये है कि हमारे अधिकारी और हमारे जवान का हायर लेवल पे रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से हमारी जो ग्रीवांसेस हैं, वो डिसीजन मेकर जो हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स, उन तक फैक्चुअल पोजीशन नहीं पहुंचती। आईपीएस ऑफिसर्स अपने परसेप्शन से उन प्रॉब्लम्स को बताते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं। सो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज आई मीन क्या है? अब एक हवलदार अगर लांस नायक बनता था 5-6 साल में, तो थोड़ा जब गांव में जाता था तो उसको थोड़ा स्टेटस का फर्क था। अब वो जाता है 22 साल तक तो सिपाही बना हुआ है, फिर नायक बनता था 8-10 साल में, 12 साल में, तो फिर थोड़ा स्टेटस का फर्क हुआ, तनख्वाह का फर्क हुआ। इसी तरह अब क्या किया इन्होंने, एक एएसआई की पोस्ट, अगर आप हमारा स्ट्रक्चर देखें तो सेक्शन, प्लेटून, कंपनी, एक प्लेटून में 3 सेक्शन होती, उसमें एक इन्होंने एएसआई की पोस्ट कर दी। अब वो एएसआई काम सिपाही का ही करेगा, पर रैंक यहां पर 1 स्टार लगा दिया। तो डिवैल्यूएशन ऑफ रैंक्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये सक्सेसफुल नहीं है। अगर सक्सेसफुल होते तो इतने ज्यादा कोर्ट केसेस क्यों होते? सीपीएमएफ के बहुत ज्यादा कोर्ट केसेस हैं क्योंकि ये लोग, जो लीडरशिप है, किसी भी चीज को फैसला लेने को तैयार नहीं है, और या तो आगे टरका देते हैं किसी नोट करके, और बेसिक रीजन यही है कि ये टेम्परेली आते हैं और कहते हैं कि जी मेरा टाइम निकल जाए ठीक तरह से। तो ये इश्यूज हैं इसमें। तो आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी कि इसका रास्ता क्या निकल सकता है? हाँ, अब इसका रास्ता तो यही है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉ मेकर्स हैं, हम उनको इसके पूरे एस्पेक्ट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह पर, सरकार के लोग तरफ भी, अपोजिशन के भी, जिससे कि ये जो लॉ ला रहे हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं, 13,500 का ऑफिसर्स कैडर है और 13,000 ही रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, और उनके नीचे 12-13 लाख की ये फोर्सेस हैं। इसका मोराल मेंटेन रखना, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों को, डिसीजन मेकर्स को, पॉलिसी मेकर्स को अपनी बात समझाएं, जिससे कि उनको इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो रियलाइज़ हो, और वो या तो बिल ना लाएं, या फिर अगर बिल लाते हैं तो फिर आगे देखा जाएगा क्या है। फिर तो हमारे पास कोई जरिया नहीं है सिवाय इसके कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाए। जी बिल्कुल। तो
तो अभी आप सूद सर को सुन रहे थे, इन्होंने बहुत ही बेबाकी से इस पूरे विवाद की परतों को खोला है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि उन जवानों और अधिकारियों के भविष्य का सवाल है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उम्मीद है सरकार इस असंतोष को समझेगी और कोई ठोस समाधान निकालेगी। हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हमसे बहुत थैंक बहुत यू वेरी धन्यवाद मच। सर। थैंक और यू। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।